नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारा चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज समान विज्ञान का क्लास नंबर 8वां है जो कि बहुत ही खास है। अगर चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? चलिए। रही बात ये पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको कहाँ पता है? टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, लिखिएगा PCCS फाउंडेशन, ठीक है? वहां पर जाके यह मिल जाएगा, ठीक है? चलिए। आज का पहला सवाल आपके सामने है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी यानी एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, कौन सा है? ग्लूकोज का अपघटन, क्रेब्स चक्र, अंतिम अंतिम श्वास श्रृंखला, जल अपघटन। तो एटीपी का जो है ना जो अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, वो कौन सा है? क्रेब्स चक्र के माध्यम से होता है। किस तरह होता है, चलिए आपको बताएंगे। श्वसन श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं का उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज जो है हेंस क्रेब्स ने 1937 में की थी। कौन खोज कब हुआ था क्रेब्स चक्र का? तो 1937 में किसने किया था? हेंस क्रेब्स ने, ठीक है? चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है? निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन से निष्पीड़न से होता है? कौन सा होता है? आमवात, तंत्रिका आघात, पेशी दुष्पोषण, प्रामस्तिष्क रक्तस्राव। तो जो गुणसूत्र में विद्यमान जो अप्रभावित जीन के निष्पंदन जो होता है, वो किसके माध्यम से होता है? ये होता है, पता है? ये होता है पेशी दुष्पोषण से। किसके माध्यम से होता है? पेशी दुष्पोषण के माध्यम से होता है। एक क्या होता है? तो पेशी दुष्पोषण जो होता है मस्कुलर डायस्थ्रोफी यानी एक्स गुणसूत्र से संलग्न एक आनुवंशिक रोग है, ठीक है? क्या है ये? एक्स गुणसूत्र से, एक्स क्रोमोसोम जो होता है ना, उससे संलग्न एक आनुवंशिक रोग है जो कि एक्स गुणसूत्र में मौजूद अप्रभावित जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है। ध्यातव्य है कि यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ये जो होता है ना, किस गुणसूत्र से? एक्स गुणसूत्र, ठीक है? जो संलग्न एक आनुवंशिक बीमारी है, रोग है। ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। चलिए अगला सवाल है। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि, बताइए। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि जो है ना, ये आपका थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। क्या करता है? जो आयोडीन युक्त नमक होता है, ये क्या करता है पता है? ये थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है, ठीक है? चलिए इसके बारे में जानिए कि क्या होता है कि थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन नामक तत्व आवश्यक है। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है और आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। क्या होता है? थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन नामक तत्व जो है आवश्यक है और शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है और आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होती है, ठीक है? चलिए। सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करता है? एक का सुई चुभा, कांटा चुभा या कट गए, कुछ कट गए, तो कौन सा दर्द महसूस नहीं करता है? कौन सा अंग? त्वचा, मस्तिष्क, हृदय या नेत्र? बताइए। तो ऑब्वियसली त्वचा तो करेगा, हृदय भी करेगा, नेत्र, लेकिन मस्तिष्क करेगा क्या? ये मस्तिष्क को तो बताने का काम करता है कि आपको चुभा है, तभी तो हाथ आप पीछे खींचते हैं। चलिए इसके बारे में जानिए कि सुई चुभने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करेगा। मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं पेन रिसेप्टर्स का अभाव होता है, ठीक है? चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण व मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन या आयोडीन? तो ये जो है ना आपका, ये है आपका है आयोडीन। आयोडीन जो है वो क्या होता है? पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण में मजबूती के लिए आवश्यक होता है। कौन सा? आयोडीन युक्त, ठीक है? चलिए कैसे होता है?
कैल्शियम, फास्फोरस और क्लोरीन अस्थि एवं दांत निर्माण में सहायक है। इनकी कमी से अस्थि में दंत संबंधी बीमारियां हो जाती है, जबकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। सवाल क्या पूछा था? नहीं है, सॉरी नहीं है, तो आयोडीन नहीं है, लेकिन ये तीनों जो है। ठीक है, चलिए। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन जो है निम्न में से कौन है? तो उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है ना, ये आपका है सिक्रेटिन। क्या बोलते हैं उसको? सिक्रेटिन जो है, और पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला ये हार्मोन आपका है सिक्रेटिन। क्या होता है? अग्नाशय जो पेनक्रियाज बोलते हैं को पाचक रस उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रेटिन है, या जठर रस, इसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस के स्रावन को कम करता है। और विकल्पों में जो है शेष रेनिन दूध के वियोजन का कार्य करता है। जो रेनिन जो होता है ना, रेनिन, वो क्या करता है? दूध के वियोजन का कार्य करता है। इसी तरह ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन तथा पेप्सिन, वो प्रोटीन का पाचन करता है। चार ऑप्शन क्लियर हो गया। सिक्रेटिन क्या करता है? वो करता है उधर उत्तेजित करने वाला हार्मोन है पेनक्रियाज में। इसी तरह रेनिन का काम है दूध का वियोजन का कार्य करता है, जबकि ट्रिप्सिन तथा प्रोटीन का काम है प्रोटीन का पाचन करना। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे 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 बनने की बीमारी होती है? बताइए, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? विटामिन सी, डी, ई, के, बताइए। तो विटामिन के जो है ना, वो के की जो है, इसकी कमी से रक्त का जो थक्का वो धीरे धीरे बनता है। आपको बताना है विटामिन के का रासायनिक नाम। ठीक है, चलिए। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। और इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ यानी कहते हैं, एंटी थर्मोहेजिक फैक्टर कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों को ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। सोचिए अगर इस तरह हो जाता है तो कोई आदमी ऑपरेशन भी नहीं करा पाएगा। उन लोग क्योंकि डरा रहता है कि कहीं कट काट दे, ब्लड रुके ही नहीं तो बहुत दिक्कत होगा, अनथक्का जमेगा ही। ठीक है, चलिए। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का वाली युक्ति है, कौन सा है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है कौन सा? डायनेमो, ट्रांसफॉर्मर, विद्युत मोटर या इंडक्टर? तो जो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है ना विद्युत ऊर्जा को, उसको बोलते हैं विद्युत मोटर। क्या बोलते हैं? विद्युत मोटर। बहुत ही आसान सवाल था। और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, और इसका कार्य डायनेमो के विपरीत होता है, जिसमें आर्मेचर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, जिससे विभिन्न मशीनें चलाई जाती है। क्या करती है? ये विभिन्न चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, जिससे क्या किया जाता है? विभिन्न मशीनें चलाई जाती है। ठीक है, चलिए। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? उसे कहते हैं, प्रकाश की जो तीव्रता नापते हैं हम लोग, वो जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं, पता है? लक्सीमीटर। क्या बोलते हैं? लक्सीमीटर बोलते हैं प्रकाश की तीव्रता मापने वाला उपकरण को। क्या होता है ये? देखिए, प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण लक्सीमीटर है, जबकि कैलोरीमीटर जो कि कोलेरीमीटर जो होता है, एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। क्या करता है? रंग को मापता है। ठीक है, चलिए। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? वायु, जल, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो एक पिंड जो होता है उसका अधिकतम भार पता है? वो हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? एक अधिकतम भार जो होता है हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, क्या होता है ये? किसी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है और उसका भार दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला तो गुरुत्व बल, और दूसरा पिंड पर लगने वाला उत्क्षेप बल। दिए गए विकल्पों में हाइड्रोजन सबसे हल्का और विरल माध्यम है।
उसके द्वारा लगाया गया उत्क्षेप बल सबसे कम होगा, अतः पिंड का भार हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन में इसका भार सर्वाधिक होगा। अगला सवाल देखिए, मरीजों के पेट के अंदर परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप, क्या बोलते हैं उसको, एंडोस्कोप, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक बार सवाल पढ़िए कि के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एंडोस्कोप जो है ना, वो करता है आपका प्रकाश का सकल आंतरिक प्रवर्तन। क्या करता है? एंडोस्कोप जो है वो प्रकाश का सकल आंतरिक प्रवर्तन करता है। चलिए इसके बारे में जानिए कि एंडोस्कोप में फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक का प्रयोग होता है, तो यह प्रकाश के सकल आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। क्या होता है उसमें? फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? बताइए, कौन सा तत्व है जो सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन, सीरियम, एस्टेटिन या वेनेडियम? बताइए। तो ये जो सोलर सेल में उपयोग किया जाता है ना, उसको बोलते हैं सिलिकॉन। क्या होता है ये? सिलिकॉन होता है। कैसे? देखिए आप लोग कि सौर सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। सौर सेल जो होता है ना, वो प्रकाश ऊर्जा को तुरंत क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। और सिलिकॉन का उपयोग जो होता है वो सौर सेल में किया जाता है। ठीक है, चलिए। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या करता है? थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट जो है वो किसी निकाय का तापक्रम स्वयं नियंत्रित करता है। क्या करता है? एक थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वयं नियंत्रित करता है। ठीक है, क्या होता है? उसको थर्मोस्टेट बोलते हैं। इसके बारे में जानिए कि थर्मोस्टेट किसी निकाय का तापक्रम नियंत्रित करने वाला यंत्र है और इसकी सहायता से किसी निकाय का तापक्रम वांछित स्तर पर रखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? वांछित स्तर पर रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? निम्न में से किसकी तरंग लंबाई जो है वो सबसे अधिक होती है? किसका? तो तरंग की लंबाई जो सबसे अधिक होता है वो पता है किसका होता है? ये होता है रेडियो तरंगे का। क्या होता है? रेडियो तरंगे। देखते नहीं कितना दूर में लगा हुआ था सैटेलाइट, वहां से कनेक्शन आता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जानते हैं कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में शामिल विभिन्न उपकरणों का तरंगदैर्घ्य जो है संदर्भ अवरोही क्रम में है। सबसे ज्यादा कौन है? रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव जिसको बोलते हैं। उसके बाद अवरक्त विकिरण, उसके बाद प्रकाश पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरण, गामा किरण। स्पष्ट है कि रेडियो तरंगों को तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक तथा गामा किरणों की जो तरंगदैर्घ्य है न्यूनतम होती है। ठीक है, चलिए। वायुयानों में वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न में से कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या नियॉन? तो किसका प्रयोग किया जाता है ये? तो किया जाता है नाइट्रोजन का। किसका किया जाता है? नाइट्रोजन का। किस लिए? देखिए यहाँ पे वायुयानों के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापक्रम बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयान दे उतरते एवं रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। और नाइट्रोजन का गैस का दबाव जो है वो कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना कम रहती है। ठीक है, ये जो है ये नाइट्रोजन इसलिए डालता है ताकि दबाव कम होने पर एक कुछ ज्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत, टायर फटने की संभावना ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? कौन सा मूल तत्व है? रेत, हीरा, संगमरमर या शक्कर? तो मूल तत्व एक ही को यहाँ दिख रहा है, वो है हीरा। क्या है? हीरा। देखिए क्या है कि हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम यानी क्रिस्टलीय अपरूप है। अतः यह एक मूल तत्व जो है। रेत मुख्यतः क्या है? रेत मुख्यतः जो है सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन है। और संगमरमर कैल्शियम
और कार्बन तथा ऑक्सीजन और शक्कर जो है मुख्यतः क्या होता है, ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक है। कौन शक्कर आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें जो है वो निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। तो किसकी परत विद्यमान होती है, सीसा, क्रोमियम, यसद या बंग। तो पता है किसका होता है, ये होता है यसद का। किसका होता है, यसद का। चलिए इसके बारे में जानिए कि जस्ता इसको अथवा क्या बोलते हैं, यसद यानी जिंक एक तत्व है जिसका उपयोग लोहे के प्रतिरक्षण में किया जाता है। जस्तीकृत लोहा पानी, साबुन के विलयन, पेट्रोल और खनिज तेलों के प्रभाव से यह सह सकता है। लोहे की जंगरोधी बनाने हेतु उस पर जस्ते की पॉलिश की जाती है ताकि उसे क्या बोलते हैं उसको, कि उसको मतलब जंग ना लग सके। ऐसे गेल्वेनाइजेशन कहते हैं, क्या बोलते हैं, गेल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तन पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, बताइए। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, रंगों की, जस्ते की, एल्युमिनियम की या शीशे की। तो ताम्र संदूषण से बचने के लिए जो है ना, वो पता है क्या किया जाता है, किया जाता है रांगे की यानी टीन की परत चढ़ाई जाती है। क्या होता है ये देखिए, ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः रंग टीन की परत चढ़ाई जाती है। टीन एक नरम व चांदी जैसा सफेद धातु है। टीन का रासायनिक संकेत होता है एसएन तथा परमाणु क्रमांक का इसका 50 होता है। ठीक है, चलिए। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था किसने, रदरफोर्ड, बेकुरल, बोर या मैडम क्यूरी ने। तो ये किए थे रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार, बेकुरल जी ने किए थे। ठीक है, चलिए। आई आई अंटा सॉरी अंटोइन हेनरी बेकुरल एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे। सर्वप्रथम 1896 में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। वह खोज इन्होंने स्फुरदीप्त पदार्थों के अध्ययन के दौरान किया था। इसकी खोज कब किए थे, स्फुरदीप्त जो पदार्थों का अध्ययन कर रहे थे उसमें इसकी खोज किया था। किसका, ए आपका किसका, रेडियो एक्टिविटी का। चलिए राष्ट्र सवाल है कि निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है, किसका। तो हाइड्रोजनीकरण का उपयोग जो है किसके किया जाता है, निकेल का किया जाता है। वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण के लिए निकेल का उपयोग किया जाता है। क्या होता है ये कि हाइड्रोजनीकरण का अभिप्राय असंतृप्त का कार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन का क्रिया द्वारा संतृप्त यौगिकों को प्राप्त करने से है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए सामान्यतः निकेल का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, निकेल के उत्प्रेरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी साझा करने को रहे। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा पता है कहाँ, पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद आप सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।